सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग की यूनिट फर्स्ट को। तो इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट से इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है और उसका स्कोप क्या है। ठीक है, क्यों जरूरी है वो। रूरल का मतलब आप सब जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र है ना। तो रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ जो है उन लोगों की जो कि रूरल एरियाज में रह रहे हैं उसको इम्प्रूव करते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट क्या है? रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से या जिसके जरिए हम सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ जो है गरीबों की या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की उसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसको स्कोप की। तो भाई, स्कोप क्या है इसका कि ये पब्लिक हेल्थ में काम आता है। ठीक है, इसको मतलब कहाँ कहाँ सुधार करना जरूरी है। तो रूरल एरियाज में पब्लिक हेल्थ के ऊपर सुधार कर सकते हैं हम। एग्रीकल्चरल ग्रोथ के ऊपर फोकस कर सकते हैं। विलेज की प्लानिंग कर सकते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ होना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम विलेज में प्लान कर सकते हैं। बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड होना चाहिए ताकि उनकी जो एक गेम डेवलपमेंट है वो हो सके। एजुकेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं और इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर सकते हैं। ये स्कोप होता है हमारा रूरल डेवलपमेंट का। अब बात करते हैं ये रूरल डेवलपमेंट जरूरी क्यों है। क्यों जरूरी है रूरल डेवलपमेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम ये बात समझें तो भारत की 3/4 इंडियन पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रहती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 75% ऑफ इंडिया रिसाइड्स इन विलेजेस। यानी कि 75% जो पॉपुलेशन है भारत की वो गांव में रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, छोटे कस्बों में रहती है। ठीक है, इसीलिए रूरल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है क्योंकि 75% पॉपुलेशन तो गांव में रह रही है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो हाफ ऑफ द नेशनल इनकम है, सॉरी, वो एग्रीकल्चर से आती है। यानी कि जैसे अगर हमारे 100% इनकम में से 50% इनकम कहाँ से आती है? एग्रीकल्चर से आती है। इसलिए भी रूरल डेवलपमेंट करना जरूरी है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि एग्रीकल्चर अकेला 70% एम्प्लॉयमेंट देता है भारत को। जब 75% लोग गाँव में हैं और 75% लोग जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं एक तरीके से, तो 75% लोग ही को ही खेती ही तो रोजगार दे रहा है। तो इसीलिए भी रूरल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। अगला है कि रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, ठीक है, वो भी रूरल एरिया से ही आ रहे हैं। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनमें लगने के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं वो मोस्टली रूरल एरिया से आते हैं क्योंकि किसान अनाज उगाता है। ठीक है, उसको फिर वो व्यापारी को बेचता है। तो सारा का सारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? किसानों से स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए रूरल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा, डिस्पेरिटी जो है अर्बन एलाइट में और रूरल पुअर में, वो अनस्टेबिलिटी की ला सकती है समाज के अंदर। कहने का मतलब ये है कि अर्बन एलाइट्स यानी कि जो अमीर लोग शहरों में रह रहे हैं, ठीक है, और जो गांव के लोग हैं, ये शहर वाले लोग हो गए, ये गांव वाले लोग हो गए। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्पेरिटी हो सकती है, क्योंकि गरीब गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा। इस वजह से क्या होगा, समाज में एक डिसबैलेंस बन जाएगा। ठीक है, बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए रूरल डेवलपमेंट करना जरूरी है ताकि जो पूरा समाज है वो एक साथ ग्रो कर पाए। ठीक, तो ये है हमारा रूरल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस। अब समझते हैं कि नीड क्या है, रूरल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है। ठीक, तो पहला है कि फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर रूरल डेवलपमेंट में 75% लोग रह रहे हैं, तो अगर वो 75% लोग ग्रो करेंगे तो पूरी की पूरी जो इंडियन इकोनॉमी है, पूरी की पूरी जो भारत की ओवरऑल ग्रोथ है वो इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है। रूरल इकोनॉमी जो है वो सपोर्ट करती है अर्बन्स को, क्योंकि वो उनको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। ये मैं आपको पता चुका है। थर्ड पॉइंट कहता है कि एजुकेशन इंप्रूवमेंट जो है, अगर रूरल एरियाज में एजुकेशन का इंप्रूवमेंट कर दिया जाए तो उससे जो मेजर प्रॉब्लम्स है उनको हम इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मेजर प्रॉब्लम्स भारत में क्या है पॉपुलेशन की, वो क्यों होती है? क्योंकि लोगों को इतना ज्ञान नहीं है। ठीक, बच्चे पैदा करे जा रहे हैं लेकिन वो ज्ञान नहीं है कि आगे बच्चे पलेंगे कैसे, कैसे उन सब चीज़ों का मतलब भारत में कैसे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर एजुकेशन दी जाएगी
तो ऐसी ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स जैसे पॉपुलेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, इन सबको कम किया जा सकता है। फोर्थ है रूरल अर्बन माइग्रेशन कम हो सकता है। आपने देखा होगा आज भी लोग गांव से शहरों की तरफ जाते हैं रोजगार की उसमें, लेकिन अगर हम गांवों में ही रोजगार दे देंगे तो जो वो जाने वाले लोग हैं वो कम हो जाएंगे। इसकी वजह से रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि रूरल एरियाज डेवलप हो चुके हैं। तो इसलिए जरूरत है रूरल डेवलपमेंट की। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं रूरल डेवलपमेंट के। तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो अगर हम रूरल डेवलपमेंट कर देते हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और रूरल लोगों के वेजेस बढ़ते हैं, यानी कि उनकी तनख्वाह बढ़ती है। ठीक है। दूसरा, रूरल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि हम बेसिक नीड्स प्रोवाइड करें, एजुकेशन प्रोवाइड करें और बेटर लाइफ प्रोवाइड करें रूरल पीपल्स के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए। तीसरा ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो रूरल पीपल्स का उसको इंक्रीज कर दें, उसको बढ़ा दें, उसको और बेहतर कर दें। चौथा ऑब्जेक्टिव है कि हम बैलेंस लेके आना चाह रहे हैं सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में। तो रूरल डेवलपमेंट का बेसिकली फोकस कहाँ होता है कि सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो जाए हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का। सॉरी। अगला है की इश्यूज क्या है रूरल डेवलपमेंट में। तो पहला की इश्यू है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड करी जाए, रोड्स कैसे बनाया जाए, इरिगेशन सिस्टम कैसे अच्छा करा जाए ग्रामीण क्षेत्रों का। दूसरा इश्यू है कि पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस किया जाए। ठीक है। तीसरा इश्यू है कि डेवलपमेंट कैसे किया जाए हेल्थ फैसिलिटीज का। और चौथा इश्यूज है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। तो ये की इश्यूज है हमारे रूरल डेवलपमेंट में, जिनको बेहतर किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जा सकता है, गांव में इलेक्ट्रिसिटी ला करके, अच्छे रोड्स बना करके, अच्छा इरिगेशन फैसिलिटीज दे करके, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपनी फसल उगाने में दिक्कत ना हो। इरिगेशन अच्छी होगी तो फसल उगाने में दिक्कत नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होगी तो जो गांव में कुएं होते हैं, समर्स होते हैं, वो अच्छी तरीके से चल पाएंगे। रोड्स अच्छी होगी तो वहां से ट्रांसपोर्ट जो है उनके रॉ मटेरियल्स का वो अच्छी तरीके से हो पाएगा बिना टूट फूट के। पॉवर्टी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, पॉवर्टी हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द वेजेस, इंक्रीजिंग द वेजेस। ठीक है। और उन लोगों की जो फसलें हैं, उन लोगों की जो चीजें हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, उनको अच्छा दाम प्रोवाइड करके, और उनको ये सिखा करके कि जो वो रॉ मटेरियल्स भेज रहे हैं वो हाई क्वालिटी के होने चाहिए, उनको ये एजुकेशन प्रोवाइड करा के हेल्थ फैसिलिटीज डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, आपको पता होगा कि बहुत दूर दूर तक हॉस्पिटल्स होते हैं। अगर गाँव में कोई बीमार होता है या बहुत इमरजेंसी सर्विस केसेस आ जाते हैं तो उस केस में गाँव के लोगों को बाहर भागना पड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। तो अगर हेल्थ फैसिलिटीज को हम गाँव में ही बना देंगे तो लोगों की जान बच जाएगी। ठीक। अगला है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना। आपने देखा होगा भारत में पॉपुलेशन होने के बाद भी स्किल्ड लेबर बहुत कम है। अगर हम रूरल डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो हमको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन करने पड़ेंगे भारत के अलग अलग गाँव में। ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देनी होगी, किस तरीके से इंडस्ट्रीज में काम होता है, किस तरीके से वहाँ पे चीजें बनती हैं, वो सब अगर हम पहले से ट्रेन करेंगे गाँव में तो हो सकता है और अच्छा करें और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है। तो ये की इश्यूज हैं रूरल डेवलपमेंट में। अब हम बात करते हैं बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं रूरल डेवलपमेंट के। तो रूरल डेवलपमेंट के बेसिक एलिमेंट्स तो ये हैं कि भाई बेसिक चीजें क्या है। अगर हम किसी भी गांव को सुधारना चाहते हैं, किसी भी गांव को एक सही पटरी पर लाना चाहते हैं, उसको डेवलप करना चाहते हैं, उसकी डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसमें गांव के जो लोग हैं उनके पास बेसिक नेसेसिटीज होनी चाहिए लाइफ की। अच्छा खाना, अच्छा पानी, ठीक है, अच्छा घर। तो ये बेसिक नेसेसिटीज हैं लाइफ की, वो हम दे सकते हैं। दूसरा बेसिक एलिमेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट। लोगों गांव के लोगों के लिए ना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है। तो अगर हमको रूरल डेवलपमेंट करनी है तो इस तरीके से करें कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसके ऊपर कोई आघात ना हो। ठीक है। उसको हम डाउन ना करें। तीसरा है फ्रीडम। गांव के लोगों को फ्रीडम बहुत पसंद होती है। तो ये बेसिक एलिमेंट्स है रूरल डेवलपमेंट के, आप समझ के होंगे। सॉरी, थोड़ा गला खराब है यार। ठीक है। तो ये बेसिक एलिमेंट्स है रूरल डेवलपमेंट के। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है यार, मजा आएगा पढ़ने में। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो है अब काफी इंपॉर्टेंट है और मोस्टली पूछा जाता है।
क्वेश्चन ये है कि वेरियस पॉलिसीज क्या हैं और प्रोग्राम्स क्या हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करे हैं या अंडरटेक किए हैं रूरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए और एग्रीकल्चर, सॉरी, हाँ, तो कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि भारतीय जो गवर्नमेंट है, भारतीय सरकार ने रूरल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर की इस क्षेत्र में क्या कर रखा है, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहा है। तो अगर हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो होता है वो मेन एवेन्यू है उन लोगों के लिए जो कि गांव में रहते हैं टू प्रोवाइड इनकम। ठीक है, तो as agriculture is the main avenue to provide income in rural areas, so government has made given policies। तो क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे भारतीय जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका सबसे बड़ा एवेन्यू है जहाँ से उनको इनकम आती है, तो इसीलिए भारतीय सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने उनकी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही कुछ पॉलिसीज बना दी। पहली है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगली है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तीसरी है परंपरागत कृषि विकास योजना, चौथा है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, पांचवा है नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज, छठा है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये हमारे पास 6 पॉलिसीज हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो कि भारतीय सरकार ने बनाए हैं ताकि वहाँ की एग्रीकल्चर को सुधारा जा सके। तो एक एक करके आप इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, ठीक है, और उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी स्कीम है जो कि लॉन्च की थी भारत के अंदर बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो किसने लॉन्च की थी ये, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इनमें से कई बार 3-4 योजनाएं पूछी जाती है, कभी 6 की 6 योजनाएं पूछी जाती हैं, कभी आपको 2-3 योजना लिख के आनी होती है। तो हर एक योजना को आपको सही से पढ़ के आना। कभी कभी पार्टिकुलर योजना के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहली है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, ये किसी स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था भारत के अंदर बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और ये 2016 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, नई दिल्ली से फ्रॉम खारिफ 2016 सीजन ऑनवर्ड्स, और ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। तो ये कब लॉन्च की गई थी, ये 2016 में लॉन्च की गई थी नई दिल्ली से। जब खारिफ का सीजन स्टार्ट होता है 2016 में, जब खारिफ का सीजन स्टार्ट हुआ, ठीक, आपको पता होगा खारिफ और राबी क्रॉप्स होती हैं। जब खारिफ का सीजन स्टार्ट होता है उस टाइम पे ये जो है हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये स्टार्ट की गई थी इंडिया के अंदर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, और क्या है ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। इसके अंदर हम हमारे जो फसल किसान भाई जो है उनको जो फसल है, ठीक है, उसका इंश्योरेंस दे देते हैं। ठीक है, ये एक रिस्क कवरेज स्कीम है। इसका मेन काम क्या था, ये रिस्क कवरेज के लिए था। ठीक है, इन विच यूनिफॉर्म प्रीमियम विल बी पार्ट पेड बाय फार्मर्स, जिसमें कि यूनिफॉर्म प्रीमियम जो है वो फार्मर्स के द्वारा पे किया जाएगा। यानी कि कितना पे किया जाएगा, 2% फॉर ऑल खारिफ क्रॉप्स एंड 5% एंड 1.5% फॉर राबी क्रॉप्स एंड एनुअल क्रॉप्स इज 5%। ठीक है, तो ये रिस्क कवरेज है जिसके अंदर प्रीमियम जो है वो किसान जो है वो पे करते हैं। खारिफ क्रॉप्स के लिए 2% पे करते हैं, रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% पे करते हैं, और एनुअल क्रॉप जैसे कि गन्ना हो गया इसके लिए क्या करते हैं जो वो 5% पे करते हैं। ये एक रिस्क कवरेज है। तो ये एक वन नेशन, और ये कौन सी थीम पर है स्कीम, ये स्कीम है वन नेशन थीम पर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चौथा, रिमेनिंग पार्ट जो है वो एक्चुअल प्रीमियम का वो शेयर किया जाता है इक्वली बाय द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, जो बाकी बचा हुआ पार्ट है एक्चुअल प्रीमियम का वो इक्वली शेयर हो जाता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। चलो बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो हमारा जो ये योजना है जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका काम क्या है कि ये इंश्योरेंस कवरेज देता है, ठीक है, और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है उन फार्मर्स को ऐसे केसेस में जब उनकी फसल किसी कैलेमिटी या नेचुरल कैलेमिटी की वजह से फेल हो गई हो, या कोई उसमें रोग लग गया हो, या कोई डिसीज आ गया हो, या कोई पेस्ट हो गया हो। जब फार्मर्स की फसल इस तरीके से बर्बाद हो रही होती है तो उस केस में
ये जो पॉलिसी है उनको एक इंश्योरेंस कवरेज देती है और फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये एनकरेज करती है फार्मर्स को कि वो अडेप्ट कर पाए इनोवेटिव और मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, ठीक है, जिससे उनकी फसल की जो ग्रोथ है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो फार्मर्स की जो इनकम है उसको स्टेबलाइज कर दे, ठीक है। अगला है कि ये इंश्योर करती है कि जो क्रेडिट का फ्लो है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो अच्छी तरीके से चलता रहे। इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ये उस केस में काम आती है जब किसी भी किसान की फसल या तो किसी रोग की वजह से खराब हो जाती है, या किसी पेस्ट की वजह से खराब हो जाती है, या फिर किसी कैलामिटी जैसे कि बाढ़ आ गई, अ, ओले पड़ गए, इस तरीके से अगर चीज़ें हो जाती हैं, नेचुरल कैलामिटीज हो जाती हैं, तो उस केस में ये जो हमारी योजना है वो इंश्योरेंस कवरेज और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया फार्मर्स के लिए। अब ये कवरेज कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे ये इंश्योरेंस पॉलिसी काम करती है। तो ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसी केस में अवेलेबल होगी, ठीक है, और इट इज अवेलेबल ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 वीक्स फ्रॉम हार्वेस्टिंग, ठीक है। अगर पोस्ट हार्वेस्टिंग के 2 वीक्स पास तक ही इस पॉलिसी को हम ले सकते हैं, ठीक है। और जो क्लेम्स हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत, जो क्लेम्स आते हैं उनको हम सेटल करते हैं 2 मंथ्स के अंदर अंदर, हार्वेस्ट के 2 मंथ के बाद इन क्लेम्स को हम सेटल कर सकते हैं, और ये केवल 2 हफ्ते बाद ही, किसी भी फसल के कटने के 2 हफ्ते बाद तक ये क्या रहती है हमारे पास अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कवरेज करते हैं इस पॉलिसी का, ठीक है। इट इज अवेलेबल ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 वीक्स फ्रॉम हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग के 2 हफ्ते बाद तक ये अवेलेबल होती है कवरेज पॉलिसी। इस केस में अगर कुछ भी ऐसी दिक्कत हो जाती है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और क्लेम की बात जो है, क्लेम जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। ये भी एक इम्पोर्टेंट योजना है और इसके ऑब्जेक्टिव्स की। इसको बोलते हैं PMKSY, यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो भारत के अंदर जो 48% लैंड है, ठीक है, वो इरिगेटेड होती है, ठीक है। वी हैव 48% ऑफ लैंड आउट ऑफ 100% दैट इज इरिगेटेड, यानी कि 100 में से केवल 48% लैंड ही इरिगेटेड है या अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज है। वरना जो बाकी बची हुई हमारे पास 52% है उसमें इरिगेशन फैसिलिटीज है ही नहीं। तो इरिगेशन फैसिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015 में, ठीक है। किसने लॉन्च किया था, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, और इसका मोटो था हर खेत को पानी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है, एक ऐसी योजना है जिससे हम इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स के लिए। इसको पहली बार लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015 में बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और इसका मोटो था हर खेत को पानी। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, और इसके अंदर जो सेंटर और स्टेट का शेयर है वो 75% सेंटर का होता है, 25% किसका होता है, हमारी स्टेट का होता है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में ये 90% सेंटर पैसे देती है इसके लिए, और 10% स्टेट गवर्नमेंट पैसे देती है। तो ये इस तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो भाई सरफेस इरिगेशन की एफिशिएंसी 40% होती है। अगर आप स्प्रिंकलर इरिगेशन का आप यूज करते हैं तो 65 से 75% एफिशिएंसी आती है उसमें। अगर हम सर्ज इरिगेशन की बात करें तो उसमें 85 से 90% आती है, और अगर ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो ये 90 to 95% आती है। तो बेस्ट कौन सी एफिशिएंसी वाइज, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, और इसमें पानी भी कम लगता है और एफिशिएंसी भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार होगा ये वाला, एफिशिएंसी। अगर वाटर की एफिशिएंसी की बात करें, इरिगेशन की एफिशिएंसी की बात करें तो उस केस में, तो ये स्कीम जो है ये प्रोवाइड करती है एंड टू एंड सॉल्यूशंस इन इरिगेशन सप्लाई चेन, यानी कि खेतों में पानी की जो सप्लाई चेन होती है, यानी कि इरिगेशन सप्लाई चेन जो होती है उसके एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है ये स्कीम। और ये स्कीम फोकस करती है प्रोडक्टिव इरिगेशन के ऊपर, यानी कि इसके अंदर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी इंश्योर करते हैं, फोकस करते हैं, जिससे कि पानी का जो लेवल है अंडरग्राउंड वो भी बना रहे, ठीक, हम ओवर यूज ना कर लें पानी का, ठीक है। तो ये हमारी स्कीम है। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि इसके थ्रू हम एक्सपेंड कर सकते हैं कल्टीवेबल एरियाज को
अंडर एश्योर्ड इरिगेशन, यानी कि अगर 48% में ही सही पानी आ रहा है तो 48% लैंड ही हम यूज कर पा रहे हैं, बाकी की 52% लैंड तो हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर वहाँ पानी देंगे तो क्या हो जाएगा, उसको हम कल्टिवेबल एरिया की तरह एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हम इम्प्रूव करेंगे ऑन फार्मर वाटर यूज इफिशियंसी टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, यानी कि इसके जरिए हम क्या करेंगे, जो पानी की जो खपत है, पानी का जो यूज है वो कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट हो, जिससे कि वेस्टेज ऑफ वाटर जो है वो रिड्यूस हो जाए। इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि ये एनहेंस करती है वाटर सेविंग टेक्निक्स को, जैसे कि क्रॉप पर ड्रॉप। ठीक है, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी जैसे कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को फोकस करती है, जहाँ पे केवल एक ड्रॉप ही ड्रॉप पड़ती रहती है, ज्यादा पानी वेस्ट नहीं होता है। ये एनहेंस करती है रिचार्ज ऑफ एक्विफायर्स एंड ऑल्सो एक्सप्लोर द प्रैक्टिसेस ऑफ रीयूजिंग ट्रीटेड म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे भी करके पानी की बचत भी करनी है और खेतों को पानी भी प्रोवाइड करवाना है, और ये एक्विफायर्स को रिचार्ज करने में भी एनहांस करती है, और ये एक्सप्लोर करती है ऐसी प्रैक्टिसेस को और ऐसी चीज़ों को, ऐसी टेक्नोलॉजीज को, जिससे कि हम जो म्युनिसिपल वेस्ट है पानी का, जो शहरों से पानी आ रहा है, उस पानी को हम ट्रीट करके फसलों में इस्तेमाल कर सकें। अब अगला ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये अट्रैक्ट करती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, इरिगेशन सिस्टम के अंदर ये ऑब्जेक्टिव्स है हमारे पास। बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। अगली योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2015 में। ये सपोर्ट करती है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का। ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है, ये सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम की सपोर्ट में स्टार्ट की गई थी अंडर नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम एक स्कीम है, उसके सपोर्ट से स्टार्ट की गई थी। और कौन से मिशन के अंदर स्टार्ट की गई थी, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे। परंपरागत कृषि विकास योजना क्या करती है, इसका एम है कि डेवलपमेंट हो जाए सस्टेनेबल मॉडल्स का ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। ठीक है, थ्रू ट्रेडिशनल विजडम एंड मॉडर्न साइंस, यानी कि इसका बेसिकली फोकस क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना। ठीक है, क्योंकि जैसे हम ये नॉर्मल फार्मिंग हो रही है, जहाँ पे बहुत सारे फर्टिलाइजर लगते हैं, जहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स लग रहे हैं, उससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खराब होती जा रही है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को इसलिए प्रमोट किया जा रहा है ताकि जो लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी है उसको मेंटेन किया जा सके, रिसोर्स कल्टीवेशन किया जा सके, और क्लाइमेट चेंज एडप्शन को हमारी जो क्रॉप्स हैं वो क्या करें, अडॉप्ट कर पाए, क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट कर पाए। तो इसका फोकस होता है डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल मॉडल इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये एंश्योर करती है फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए और फार्मर्स को ट्रेन करने के लिए कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट कर लें थ्रू इनोवेटिव मीन्स। ठीक है, पांचवा इस पॉइंट क्या है कि ये एम्पावर करती है फार्मर्स को थ्रू क्लस्टर अप्रोच। ठीक है, क्लस्टर अप्रोच में क्या होता है कि 50 एकड़ जमीन को क्या करते हैं, क्लस्टर अप्रोच में क्या होता है कि 50 एकड़ जमीन का हर एक 50 लोगों की जमीन के क्लस्टर बनाया जाता है। जैसे 50 लोगों की जमीन का क्लस्टर, एक ही यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है। तो इन सबको ट्रेन करने के लिए भी लोग होते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ट्रेन करने के लिए लोग, क्यों कैसे फसल उगानी है उसको ट्रेन करने के लिए। और ये बाकी जो लोग हैं वो फिर इन लोगों की हेल्प करते हैं, बाकी फार्मर्स की। तो इस तरीके से क्लस्टर अप्रोच का यूज करती है। ठीक है, इसके अंदर सेंटर और स्टेट का 60 to 40% स्प्लिट होता है, यानी कि 60% सेंटर देती है और स्टेट गवर्नमेंट 40% देती है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये प्रमोट करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग को। हम्म दूसरा, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, उसको एलिमिनेट करके न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस करती है। ये ऑर्गेनाइज करती है मिनिमम ऑफ 1 क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन इन अ विलेज, यानी कि एक विलेज में 50 किसानों को, यानी 50 क्लस्टर किसानों को क्लस्टर बना देती है, और उन किसानों के ऊपर कम से कम एक या दो ट्रेनीज को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि उनको सिखाएंगे कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। उसके बाद वो नया गांव पकड़ते हैं। इस तरीके से ये पूरा चला जाता है, सिस्टम चल रहा है, स्कीम चल रही है। ठीक है, तो ये 50 के किसान जो है वो बाकी गांव वालों को फिर बाद में ट्रेन कर लेते हैं। ये यूटिलाइज करती है सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम पब्लिक एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम इन इंडिया, यानी कि जो एक्सपर्ट्स आते हैं इनको सिखाने के लिए क्लस्टर को, वो कहाँ से आते हैं, वो पब्लिक एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम से आते हैं भारत की।
ठीक है। अगला है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो इसको लॉन्च किया गया था 2011-12 में और ये एक सब स्कीम है अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की ये सब स्कीम है। कौन सी? रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। सॉरी, ये एम करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फार्मर्स की इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, इसका एम क्या है कि इसका मेनली काम इसकी फोकस कर रही है कि जो फार्मर्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव हो जाए, स्पेशली स्मॉल, छोटे और मार्जिनल किसानों के लिए, क्योंकि ये उनको ऑफर करते हैं कंप्लीट पैकेज ऑफ एक्टिविटीज टू मैक्सिमाइज फार्म रिटर्न्स। यानी कि उनको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करते हैं ऐसी एक्टिविटीज का जिसके जरिए उनकी जो फार्म की रिटर्न्स है वो इंक्रीज हो जाए। ये फोकस करती है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में। ठीक है, फॉर एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइजिंग रिस्क्स एसोसिएटेड विद क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटीज। तो देखा जाए तो हर एक जो हमारी स्कीम है वो किसी न किसी तरीके से तीन चीज़ों पे ही फोकस करती है कि जो फार्मर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाए, उनकी वेजेस बढ़ जाए और छोटे और मार्जिनल किसान जो हैं वो अच्छा फसल उगा सकें। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है रेनफेड एरियाज में। ठीक है, रेनफेड एरियाज मतलब जहाँ पे ज़्यादा रेन नहीं आती। ठीक है, फॉर सस्टेनेबल मैनर्स बाय अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट फार्मिंग सिस्टम बेस्ड अप्रोचेस। ठीक है, रेनफील्ड एरियाज कौन से होते हैं? सॉरी, रेनफील्ड एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे बाढ़ वगैरह आती रहती हैं। ठीक है, तो ये उन एरियाज की डेवलपमेंट के लिए स्कीम आई थी जहाँ पे बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए रेनफेड एरियाज के अंदर इन अ सस्टेनेबल मैनर। किस तरीके से? कि वो कुछ अप्रोप्रिएट फार्मिंग सिस्टम्स को या फार्मर सिस्टमिंग बेस्ड अप्रोचेस को अडॉप्ट कर पाए जो कि ऐसे बाढ़ के जो हमारे बाढ़ आती है उस केस में फसल हमारी नुकसान ना हो ज़्यादा। इसका ऑब्जेक्टिव है टू मिनिमाइज द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ पॉसिबल क्रॉप फेलियर ड्यू टू ड्रॉट, फ्लड और अनइवन रेनफॉल। ठीक है, तो इसका मेनली फोकस क्या है कि एडवर्स इम्पैक्ट जो होगा हमारी क्रॉप क्रॉप के ऊपर, फसल के ऊपर, कैसे केसेस में? ड्रॉट के केसेस में, यानी कि जब बारिश नहीं आती है उस केस में, या जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है उस केस में, और कभी कभी अनइवन रेनफॉल के केस में। ठीक है, ये एनहेंस करती है फार्मर्स की इनकम को और लाइवलीहुड को। इतना आप समझ गए होंगे। बात करें नोट्स की तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इनको पढ़ सकते हैं एक बार में ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम भी है। अगला है हमारे पास नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रेनफेड एरियाज के अंदर ही, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सॉरी यार, गला बैठा हुआ है। ये एक स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस प्रोग्राम है कल्टीवेटर्स फैमिलीज के लिए, कल्टीवेटर फैमिलीज की बेनिफिट्स के लिए जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन जो भी कल्टीवेटर फैमिलीज हैं, यानी कि जो फार्मर फैमिलीज हैं, उनके असिस्टेंस के लिए ये नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसको लॉन्च किया गया था 1990-1991 के बीच में। ये फोकस करती है फील्ड एक्टिविटीज पे बाय अपलिफ्टिंग द लैंड यूज पैटर्न्स। ठीक है, ऑफ द एरिया एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। इसका फोकस क्या है? फील्ड एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करती है ये, फॉर अपलिफ्टिंग ऑफ द लैंड यूज पैटर्न्स। लैंड यूज पैटर्न्स को अपलिफ्ट करती है, यानी कि कई बार ऐसा होता है ना, किसान गन्ने के खेत में गन्ने बोए चले जा रहे हैं, और धान के खेत में धान, राइस के खेत में राइस, मतलब वीट के खेत में वीट ही बोए जा रहे हैं, इस तरीके से बोते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे जो हमारी प्रोडक्टिविटी है लैंड की, सॉइल की, वो कम होती चली जाती है। तो यही चीज़ के ऊपर फोकस करती है कि हमको अ, फसलें जो हैं बदल-बदल के बोना चाहिए किसानों को। तो ये फोकस करती है फील्ड एक्टिविटीज़ के ऊपर फॉर अपलिफ्टिंग ऑफ द लोकल यूज़ पैटर्न्स ऑफ द लैंड यूज़ पैटर्न्स। ठीक है? ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे लैंड और वाटर रिसोर्सेज़ थोड़ी कम होती हैं, उनकी डेवलपमेंट करने के लिए। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये नेचर रिसोर्स मैनेजमेंट इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम जो नेचर की जो रिसोर्स है उसका मैनेज करेंगे, उसको मैनेजमेंट करेंगे। ये इम्प्रूव ये फोकस करती है, या ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू इम्प्रूव द सोशियो एंड इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ द कल्टिवेटर्स। ऑब्जेक्टिव तीसरा है फार्म प्रोडक्शन सिस्टम में, इसका ऑब्जेक्टिव है फार्म प्रोडक्शन सिस्टम के लिए। फोर्थ, ये लाइवलीहुड सपोर्ट सिस्टम देती है
फिफ्थ क्या है, टू एनहेंस कैश फ्लो थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड स्ट्रेंथन पीपल पार्टिसिपेशन इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड टू रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड लाइवलीहुड सपोर्ट सिस्टम टू द पीपल्स। पांचवा है कि ये एनहेंस करती है कैश फ्लो को थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, और स्ट्रेंथन करती है लोगों के पार्टिसिपेशन को प्रोजेक्ट प्लानिंग में और इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करने में।